एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वीमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो SU-30 MKI की जापान यात्रा से आ रही है। हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो जापान पहुंचा हुआ है। एक एक्सरसाइज होने वाली है वीर गार्डियन, उसके लिए पहुंचा हुआ है। जापान ने भारत से इसकी खासकर डिमांड करी थी कि इस एक्सरसाइज में SU-30 MKI को आप लेकर आएंगे। वो किस लिए? क्योंकि वो चीन के SU-30 के बारे में जानना चाहते हैं, उसका रडार सिग्नेचर और उसके इंजन का सिग्नेचर जानना चाहते हैं। इसलिए भारतीय SU-30 MKI पे वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं या उसकी जानकारी लेना चाहते हैं। ये पूरी तरह से साफ था और पूरी मीडिया में भी निकलकर सामने आया था। पर रशिया ने फिर से एक एडवाइजरी जारी करी हुई है, या एक कह सकते हैं कि वार्निंग जारी करी है। 2008 में भी इस प्रकार की वार्निंग जारी करी गई थी, और जब भी भारत या ऐसा कोई देश जो कि SU-30 या कोई रशियन एयरक्राफ्ट रशिया के दुश्मन देश या रशिया का जो मित्र नहीं है उस देश में लेकर जाता है, तो रशिया इस प्रकार की एडवाइजरी या आप कह सकते हैं कि वार्निंग जारी करता है, जो कि अभी के द्वारा की गई है। इसमें यह कहा जाता है कि रडार और इंजन का सिग्नेचर किसी भी तरह से वो देश शेयर ना करे। इसी तरह भारत से भी कहा गया है कि रडार और इंजन का जो सिग्नेचर है, क्रॉस सेक्शन है, रडार क्रॉस सेक्शन, वो जापान को शेयर ना किया जाए। हालांकि जब इस प्रकार की एक्सरसाइज होती है तो एयरक्राफ्टों को टेस्ट मोड में या एक्सरसाइज मोड में चलाया जाता है, जिससे कि इसका एक्चुअल रडार सिग्नेचर चेंज हो जाता है। पर फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हो गई है कि वो एयरक्राफ्ट अगर अपना कोई रडार सिग्नेचर चेंज भी कर रहा है या उसके इंजन की ब्लेड से जो सिग्नेचर आ रहा है उसको भी चेंज कर रहा है, तो ये वो जान जाते हैं और एक्चुअल सिग्नेचर उसका पता लगा लेते हैं। इसीलिए रशिया इस प्रकार की वार्निंग या एडवाइजरी जारी करता है। पर फिर भी SU-30 इतना पुराना एयरक्राफ्ट हो गया है और इतना विश्व में इस्तेमाल किया जाने लगा है कि मुझे लगता है कि इसका क्रॉस सेक्शन, रडार क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी उन देशों के पास होगा। हाँ, एक जापान एक ऐसा एक्सरसाइज के माध्यम से इसको डिटेक्ट करना, इसके वेरिएंट को डिटेक्ट करना चाहता होगा। हो सकता है भारत उनकी हेल्प भी करे एक्सरसाइज, यही चीजें तो होती हैं। अब बात करते हैं सिंधु रत्ना की, जो कि भारतीय सबमरीन है, किलो क्लास सबमरीन है, जो कि रशिया से हमने लिया हुआ था। ये 2014 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 2 ऑफिसर्स की हमारे जान भी चली गई थी। उसके बाद ये एक मेजर रिफिट के लिए और लाइफ एक्सटेंशन के लिए रशिया गया हुआ था। अभी रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है और युद्ध से बहुत पहले, यानी कि लगभग 6-7 साल पहले ये रशिया गया हुआ था। इसको अब भारत लाने की प्रॉब्लम होने लगी है। वहां पर इसका रिफिट और जो भी लाइफ एक्सटेंशन है वो हो गया है, पर पहले रशिया के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट करके सीधे भारत लाना था किसी शिप के माध्यम से। वो शिप तैयार भी थी और उसका टेंडरिंग होके वो विजेता भी घोषित कर दी गई थी। अब जब वहां पर युद्ध चल रहा है तो वहां से कोई भी शिप भारत आ नहीं सकती है, इसलिए अब ये शिप नॉर्वे जाएगी, नॉर्वे के पोर्ट पर पहुंचेगी और नॉर्वे के पोर्ट से तब भारत के पोर्ट तक ये पहुंचाया जाएगा। यानी कि भारत का जो सिरदर्द है वो बढ़ गया है। साथ ही साथ ये सिंधु रत्ना की पेमेंट की भी प्रॉब्लम फंस रही है, क्योंकि रशिया को पेमेंट इस तरह किया नहीं जा सकता। इसके लिए नया मैकेनिज्म तो खोजा जा रहा है पुराने समय से, पर वो भी अभी कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। आपने मैंने शमैग और इस ग्लव्स पे गौर किया होगा, ये आपको भी मिल सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे ये उपलब्ध हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अभी ये प्री बुकिंग के लिए ओपन है। 2 बार स्टॉक खत्म हो चुके हैं। कुछ लोगों ने इसको स्टॉक खत्म होने के बाद बुक किया था, उनकी ये प्री बुकिंग थी। 1 हफ्ते बाद उनको डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी और आज भी जो बुक करेंगे उनको भी 1 हफ्ते या 10 दिन बाद ही डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए मैं प्री बुकिंग करने कह रहा हूं, क्योंकि एक बार स्टॉक आने के बाद इसके प्रोडक्शन में फिर से लंबा समय लग जाता है और प्री बुकिंग से मुझे अंदाज पड़ जाएगा कि कितने लोगों को इसकी आवश्यकता है। ग्लव्स हमारे पास 2 कलर में उपलब्ध है। शमैग का दूसरा डिजाइन भी आ रहा है, ये डिजाइन भी आ रहा है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद है तो आप बुक कर लीजिए, दूसरे डिजाइन की जरूरत है तो 1 हफ्ता वेट कर लीजिए। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि उनको यार प्रोडक्ट अभी तक मिला नहीं, वो इसी कारण नहीं मिला है क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके पैसे सेफ है हमारे पास, हम आपको जल्द ही इसकी डिलीवरी करेंगे। अब बात कर लेते हैं कल की उस खबर की, जिसमें कि म्यांमार की एयरफोर्स के द्वारा चीन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर पे बम गिराए गए थे और ये कहा जा रहा था कि भारतीय तरफ ये बम गिरे हैं या भारत के बॉर्डर इलाके में बम गिरे हैं और भारत के लोगों को कोई भी नुकसान इससे नहीं हुआ है। ये जो बम गिराए गए थे वो MiG-29 के द्वारा गिराए गए थे। बहुत से लोगों का ये प्रश्न था कि भाई म्यांमार के द्वारा J-17 क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। ये चीज सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे थे। जब इतना ही अच्छा एयरक्राफ्ट है तो भैया पाकिस्तानी उसको डिफेंड करने आ गए हैं, और अब उन्होंने एक और सगुफा छोड़ दिया है कि इस कार्रवाई में J-17 ही इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने MiG-29 को अब J-17 बना दिया और ये कारनामा किया है उनके पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के द्वारा, और इसी को लेके ट्विटर पे कई अकाउंट उसको कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई भारत के बैक्ड ये टेररिस्ट थे
और रेबेलियन थे जो कि म्यांमार को परेशान कर रहे थे। JF-17 इतना बढ़िया एयरक्राफ्ट है जो कि भारत के अंदर घुसा भारतीय एयर स्पेस में और फिर अटैक किया इन पर और वापस आ गया, कुछ नहीं कर पाए भारतीय सेना। तो मैं उनको बता दूं कि भारतीय एयर स्पेस में ये नहीं घुसे थे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो बम गिरा है आज असम राइफल्स ने, जो कि इस पूरे बॉर्डर को, भारत के और म्यांमार के बॉर्डर को, 500 किलोमीटर के बॉर्डर को गार्ड करती है, उसके द्वारा ये कहा गया कि भारतीय क्षेत्र में कोई भी बम नहीं गिरा था। इसकी रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को सौंप दी गई है और उस पर फिर वो कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मिजोरम के बॉर्डर के इलाके के गांवों के द्वारा वीडियो भी बनाई गई है। असल में भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो एक नदी से डिसाइड होता है, कोई भी ऐसा फिक्स्ड नहीं है। तो बम 2-4 मीटर इधर गिरे उधर गिरे, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय क्षेत्र में आके कार्रवाई कर दी गई। और दूसरी बात ये भी कि भारतीय रिबेलियन है, जहां दुनिया अच्छे अच्छे काम कर रही है, अच्छी अच्छी सोच कर रही है, पाकिस्तानी लगे हुए हैं सस्ते नशे में, और सस्ते नशे करके, क्योंकि पैसे तो उनके पास है नहीं, आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो सस्ता नशा ही तो करेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इनका बस चले तो ये भी कहने लगे कि भाई ये जो जानकारी है, इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट फोटो है, ये भी पाकिस्तानियों के द्वारा दी गई थी, भले ही उनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड रिकॉनेसेंस एंड सर्वेलांस सिस्टम की, जो कि DRDO अब डेवलप करने जा रहा है। देहरादून की इसकी फैसिलिटी के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि डेवलप किया जाएगा। इस साल में ये काम शुरू किया जाएगा और हो सकता है कि 3-4 साल में ये डेवलप कर भी ले। 50 किलो का ये होने वाला है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के कैमरे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो उपलब्ध नहीं है हमारे प्राइवेट कंपनियों के पास? ऑलरेडी उपलब्ध है। 3-4 साल अब इसमें खर्च किया जाएगा। उन्हीं प्राइवेट कंपनियों से खरीद क्यों नहीं लेते हैं और लगा क्यों नहीं लेते? लगा के इस्तेमाल भी हम लोग कर रहे हैं, पर DRDO को ये पता नहीं क्यों काम दे दिया गया, एक छोटा सा काम जिसमें कि 3-4 साल और लग जाएंगे। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्यों इस तरह की चीजें की जा रही हैं। ये भी हो सकता है कि भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाह रहा हो, इन हाउस टेक्नोलॉजी, जो कि बाहर ना जा सके, पर इसमें बहुत समय लगने वाला है। हालांकि अभी भी DRDO ने किसी प्राइवेट कंपनी के साथ सहयोग ही किया हुआ है इसको डेवलप करने में, और फटाक से वो प्राइवेट कंपनी डेवलप कर देगी, DRDO उसमें ठप्पा लगा देगी और इसको बेच दिया जाएगा किसी PSU को और फिर इसका निर्माण स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट से तो यही समझ में आ रहा है कि किसी प्राइवेट कंपनी से इस सिस्टम को खरीदने के बजाय उसके डेवलपमेंट में पैसे लगाओ और उसके बाद उसका प्रोडक्शन भारत के अंदर भारतीय कंपनी के द्वारा ही कराओ और भारतीय PSU के द्वारा ही करवाओ। बात कर लेते हैं सुपर कलवरी की, जो कि अभी की कलवरी क्लास के सबमरीन के लगभग 3 गुना डिस्प्लेसमेंट वाला होने वाला है, 3000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला होने वाला है। असल में इंडियन नेवी में ये सुगबुगाहट होने लगी है कि 3 और इस प्रकार के सबमरीन ले ही लिए जाएं। हालांकि इसके लिए कोई ठोस निर्णय अभी नहीं आया, पर ये लगने लगा है लोगों को कि प्रोजेक्ट 75I कहीं डिले ना हो जाए, जो कि डिले हो ही रहा है ऑलरेडी। और अभी तक माजागांव डॉक लिमिटेड में अगर उसको ऑर्डर दे दिया जाए 1-2 साल में, तो जब तक प्रोजेक्ट 75I कंप्लीट होगा तब तक तो 3 और सबमरीन आ जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत अब केवल कलवरी क्लास के सबमरीन नहीं, स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन नहीं, वो उससे 3 गुने बड़े सबमरीन सुपर कलवरी पर काम कर रहा है या करेगा अगर प्रोजेक्ट 75I फेल होता है, उसके एवज में कोई सबमरीन डेवलप किया जाता है और उसकी 6 सबमरीन बनाई जा सकती है। तो हम तो यही होप करेंगे कि प्रोजेक्ट 75I भी कंप्लीट हो, 3 कलवरी क्लास के सबमरीन का भी ऑर्डर दे दिया जाए। और यही चीज हमारे पुराने डिफेंस मिनिस्टर लेट मनोहर पर्रिकर जी का भी कहना था। 2016 में ही वो सोच रहे थे कि 3 का और ऑप्शन रखा जाए, पर उस समय के हमारे नेवी चीफ के द्वारा इसको मना कर दिया गया था। आज तक अगर उस समय ऑर्डर हो गया होता तो ये बनना भी स्टार्ट हो जाती, एक आध सबमरीन उन 3 सबमरीन में से लॉन्च भी हो जाती। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।